हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप फिर से स्वागत करता हूं आपका अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम सीरीज नई इस बार भाई अंडरस्टैंडिंग कंपनीज बैलेंस शीट में। चलिए, अब जो हमारी भाई अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम सीरीज थी वो थी इकोनॉमिक्स में, और ये जो अंडरस्टैंडिंग कंपनीज बैलेंस शीट है ये हमारी अकाउंटेंसी में। और अकाउंटेंसी के 4 एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं। जो चौथा एपिसोड हमारा था उस चौथे एपिसोड में हमने भाई कंपनी की बैलेंस शीट को याद कर लिया था, लेकिन भाई आज हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को याद नहीं करेंगे। आज हम कंपनी की बैलेंस शीट को समझेंगे इस एपिसोड नंबर 5 में। और ये जो एपिसोड नंबर 5 है भाई, इसके कुछ पार्ट्स होंगे क्योंकि बैलेंस शीट को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग कंपनीज बैलेंस शीट का जो एपिसोड नंबर 5 हमारा है, इसका पार्ट ए हम लोग देखेंगे। क्लियर है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले भाई अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है इट इज इन वर्टिकल फॉर्मेट। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है भाई? वर्टिकल फॉर्मेट होता है। 11th क्लास में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी हमने, उसका फॉर्मेट क्या था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्या कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है? वर्टिकल। चलिए एक बार भाई फॉर्मेट बना के आपको बताता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले भाई हमारा एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा कॉलम होता है हमारा नोट नंबर का। उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा करंट ईयर के फिगर्स का, और उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा प्रीवियस ईयर के फिगर्स का। ठीक, तो ये क्या बनाया भाई हमने? ये बनाया हमने फॉर्मेट कंपनी की बैलेंस शीट का। ठीक, अच्छा, सबसे पहला जो कॉलम है पर्टिकुलर्स, इस कॉलम में भाई कंपनी की जो बैलेंस शीट के आइटम्स है उसे हम लिखते हैं काय में? पर्टिकुलर्स कॉलम में कंपनी की बैलेंस शीट के आइटम्स हम लिखते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम आपको दिख रहा है नोट नंबर का। अब ये नोट नंबर का कॉलम क्या होता है भाई? मैं नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है वही है भाई, ये ध्यान देना। देखो, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट में किसी आइटम के अंदर अगर एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीन्स है, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन वो सारे फिक्स्ड एसेट्स को अगर इस बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा तो बैलेंस शीट क्या होगी? बहुत लेंदी बन जाएगी। तो क्या किया जाएगा भाई? जैसे बैलेंस शीट है तो इस बैलेंस शीट में यहां लिखा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जो भी है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, सबका टोटल करके उसका अमाउंट यहां पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कॉलम में लिखा जाएगा। लेकिन अब भाई अगर नोट नंबर कॉलम में फिक्स्ड एसेट्स के सामने जैसे नंबर लिखा है 5, लेट्स सपोज नंबर लिखा है 5, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है इसका भाई एक्सप्लेनेशन है। इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। और इस एक्सप्लेनेशन को भाई आपको कहां रेफर करना है? नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स का जो 5वें नंबर का नोट होगा वो किसके बारे में होगा? फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। समझ में आया भाई नोट नंबर कॉलम का सिग्निफिकेंस क्या होता है? उसके बाद भाई एक कॉलम होता है हमारा करंट ईयर के अमाउंट्स का और दूसरा कॉलम होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स का। देखो जनरली बैलेंस शीट क्या होती है, हम करंट ईयर की बनाते हैं, लेकिन करंट ईयर के अमाउंट के साथ साथ कंपैरिजन करने के लिए हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स को भी लिखते हैं। कंपैरिजन मतलब हमें यह समझ में आए कि भाई जो बिजनेस है वो ग्रोथ में चल रहा है या डी ग्रोथ में चल रहा है। मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट्स मान लेते हैं, करंट ईयर में 1 लाख है और प्रीवियस ईयर में ये 75,000। तो इससे क्या समझ में आ गया भाई? इससे हमें यह समझ में आया कि पिछले साल हमारे पास 75,000 के फिक्स्ड एसेट्स थे और अब कितने के फिक्स्ड एसेट्स हो गए भाई? 1 लाख। मतलब भाई कंपनी के पास 25,000 के फिक्स्ड एसेट्स इस साल में बढ़ गए। तो भाई प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी इसलिए लिखे जाते हैं ताकि क्या किया जा सके? कंपैरिजन किया जा सके।
तो हो भाई कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मेट समझ में आ गया, अब इसके आते हैं साइड्स पर। ठीक है, अच्छा भाई हमें ये तो पता है कि बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, पता है ना भाई, 11th क्लास में पढ़ के आए कि बैलेंस शीट हैज टू साइड्स। क्या था 11th क्लास में भाई जो बैलेंस शीट के दो साइड, एक का नाम था लाइबिलिटीज और एक का नाम था एसेट्स। तो वैसे ही इसमें भी दो साइड्स हैं, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टली ना बना के वर्टिकली दोनों साइड को लिखा जाता है, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में लाइबिलिटीज साइड भी लिखा जाता है और एसेट साइड भी लिखा जाता है। लेकिन भाई इसका जो नाम है लाइबिलिटीज साइड वाला बैलेंस शीट का, उसमें कंपनी ने थोड़ा सा बदलाव किया। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं। जो पहला साइड होता है दैट फर्स्ट साइड इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो पहला साइड है, क्या नाम है भाई पहले साइड का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड। और दूसरा साइड जो होता है हमारा वो भाई वही पुराना एसेट साइड। चलिए भाई अब 11th क्लास में हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स पढ़ा था, लेकिन अब ये 12th क्लास में कंपनी की बैलेंस शीट में ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की क्या कहानी है भाई, जरा सबसे पहले अपन वो क्रैक करते हैं, उसको समझते हैं कि ये भाई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले इस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये नाम ऐसा क्यों है इसका मतलब पहले अपन समझते हैं। तो फिलहाल भाई ये रब कर देता हूं और पूरा फोकस अपन लगाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। चलिए भाई जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक, चलिए अच्छा ध्यान देना। सबसे पहले भाई अगर अपन बात करें लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटीज होता क्या है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। अगर हिंदी भाषा में अपन बोले तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारा कर्जा या उधारी। लाइबिलिटी का मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है, कर्जा या उधारी। ऐसी ऑब्लिगेशंस जो फ्यूचर में चलकर हमें पे करनी है, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो फ्यूचर में चलकर हमें पे करनी है, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। लेट्स जैसे अपन बात करें, जैसे सपोज आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो भाई क्या हो गया, कर्जा हो गया ना, तो कर्जा मतलब लाइबिलिटी हो गई। आपने किसी बंदे से उधारी में कोई सामान खरीदा, मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी मतलब भाई हिंदी भाषा में कर्जा या उधारी, ऐसे ऑब्लिगेशंस विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। तो समझ में आया भाई लाइबिलिटीज क्या होता है। चलिए अब सुनना भाई जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, बेसिकली लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं। बेसिकली लाइबिलिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं, ठीक, ध्यान से देखना क्या होते हैं दो टाइप लाइबिलिटीज के। एक होती है भाई हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या बताया भाई मैंने, जो कर्जे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरनल और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल। मतलब बिजनेस की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होती है हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अच्छा अब जरा समझते हैं भाई इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है। ध्यान देना भाई। अच्छा इसको समझने से पहले 11th क्लास में हमने अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल पढ़ा था। हमने 11th क्लास में अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल पढ़ा था। क्या प्रिंसिपल पढ़ा था भाई, उस प्रिंसिपल का नाम था अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। क्या नाम था भाई प्रिंसिपल का हमारे, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का एक सिद्धांत 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अच्छा भाई जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो उनको बता दूंगा मैं, होता क्या है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, इसका ये कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार भाई अकाउंटिंग में क्या बताया गया उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। क्या बोलता है ये सिद्धांत, कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती। समझ में आया भाई क्या बताया, ये जो हमारा अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि भाई बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, और जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेस के नजरिए से की जाती है, बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं की जाती है। अच्छा ये समझ में आया भाई। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि भाई ये लाइबिलिटीज इंटरनल एक्सटर्नल आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक चलिए भाई और अच्छे से समझ लेते हैं अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल को। अच्छा अब भाई ये प्रिंसिपल बनाया क्यों गया,
सुनना, ये प्रिंसिपल बनाया क्यों गया, क्या है प्रिंसिपल, क्या बताता है ये प्रिंसिपल ये बताता है कि भाई बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस को चलाने वाला जो बिजनेसमैन है वो अलग है। ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के नजरिए से की जाती है, बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं की जाती। तो भाई सबसे पहले ऐसा क्यों कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज भाई मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करता हूं, एक बिजनेस चालू करता हूं, और बिजनेस मैंने चालू किया, मान लेते हैं एक मिठाई की दुकान मैंने ओपन की, ठीक, मिठाई की स्वीट शॉप मैंने ओपन की। अब मेरी मेंटालिटी, मेरी मानसिकता क्या है, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्या मेरी मानसिकता है, मैं बिजनेस किसके लिए कर रहा हूं, ये मिठाई की दुकान मैंने किसके लिए खोली, मैंने अपने लिए खोली है, मेरे परिवार के लिए खोली है, मेरे रिश्तेदारों के लिए खोली है, मेरे दोस्त, ये सब मेरे अपने, मैंने अपने लिए ये दुकान खोली। ऐसी मेंटालिटी के साथ मैं बिजनेस करने भाई उतरा बिजनेस के मैदान में, और मैंने भाई मिठाई की दुकान खोली। लेकिन जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी से बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है भाई, मेंटालिटी क्या, मेरा ही बिजनेस है, मेरे घर परिवार वालों का बिजनेस है, मेरे दोस्त यारों का बिजनेस है। अब होता क्या है, इस मेंटालिटी के साथ भाई जब मेरे घर वालों को लगता है, वो मिठाई की दुकान में आते हैं, मिठाई निकालते हैं, खा लेते हैं, मुझे जब लगता है तब मिठाई निकालता हूं, खा लेता हूं, मेरे दोस्त आते हैं, मिठाई निकालते हैं, खा लेते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर इस तरीके से ये बिजनेस चला, इस तरीके से ये बिजनेस चला मिठाई का, तो क्या ये बहुत दिनों तक चल पाएगा? ये मिठाई का बिजनेस क्या बहुत दिनों तक चल पाएगा? नहीं भाई। इस तरीके से अगर आपको इस बिजनेस को चलाना है तो ये बहुत दिनों तक आप इसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो भाई तरीका क्या, चलाइए बिजनेस, लेकिन बिजनेस के साथ क्या करिए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। आया समझ? हाँ, मिठाई खाना मना नहीं है भाई, मिठाई खाओ, लेकिन जितने की मिठाई खा रहे हो उतना पैसा भी तो उसमें पुटअप करो, उतना पैसा भी तो उसमें डालो। आ रहा है समझ में नहीं आता? अब जैसे भाई मान लेते, एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे ये बिजनेसमैन हूं मैं, और ये बिजनेस है मेरा मिठाई की दुकान, ठीक। अच्छा, मिठाई, तो भाई पहले मेरी मेंटालिटी क्या थी, पहले मेरी मेंटालिटी ये थी कि ये मेरा ही बिजनेस है, लेकिन इस मेंटालिटी के साथ बिजनेस ज्यादा दिन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या किया भाई, मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली, बिजनेसमैन मतलब मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली अपने बिजनेस के साथ। अच्छा, बन गई भाई दूरी। अच्छा, अब ये तो एक खाली खोखा बिजनेस अलग है ना। खाली खोखा मतलब कि अल्टीमेटली ये कोई इंसान नहीं है जो अपने आप चलेगा, इसे चलाएगा कौन? इसे चलाऊंगा भी मैं ही, बीइंग एज अ बिजनेसमैन इसे चलाऊंगा भी मैं ही। अब इसे चलाना है अगर मुझे, तो भाई जैसे गाड़ी चलानी होती है अगर हमें, तो गाड़ी चलाने के लिए उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो बिजनेसमैन है, इसको भी इस बिजनेस में क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूल लगाना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा। और बिजनेस का जो फ्यूल है उसे बोलते हैं भाई क्या, कैपिटल। क्या? कैपिटल। तो जो बिजनेसमैन है, जैसे जो कि मैं हूं, मैं इस बिजनेस में लगाऊंगा भाई, इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या लगाऊंगा भाई, कैपिटल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कैपिटल। अब भाई मैंने इसमें लगा दी क्या, कैपिटल। कोई दिक्कत भाई? अच्छा, अब कैपिटल लगाई और ये बिजनेस हो गया चालू, ये बिजनेस हो गया चालू। अच्छा, अब बिजनेस चालू हो गया, अच्छा चल रहा है भाई, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, दूरी बना ली है और तरीके से पूरे बिजनेस को चला रहा हूं। अब बिजनेस का है भाई, मिठाई की दुकान है अपनी, स्वीट शॉप है। अब स्वीट शॉप में अगर आपको स्वीट्स बनानी है तो भाई उस स्वीट्स को बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क, ठीक। और मान लेते हैं मिल्क में एक डेयरी वाले से खरीदता हूं, मिल्क में एक डेयरी वाले से खरीदता हूं। अच्छा, अभी डेयरी वाले से जो मिल्क मैं खरीदता हूं अपने इस स्वीट शॉप के लिए, तो भाई ऐसा नहीं कि हमेशा नगद ही खरीदता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये डेयरी का जो बिजनेस है हमेशा इस मतलब सॉरी मेरी मिठाई का जो बिजनेस है इसमें हमेशा मैं दूध कैश में ही खरीदता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि उधारी में भी खरीद लेता हूं। अच्छा, अब उधारी में अगर मैं दूध खरीद रहा हूं तो ये जो डेयरी वाला बंदा है, इससे मेरे बिजनेस का एक रिश्ता बन गया है। क्या बन गया? एक रिलेशनशिप बन गया। किसका? इस दूध डेयरी वाले का। ये दूध डेयरी वाला मेरे लिए क्या कहलाता है भाई, याद है ना, 11th क्लास में पढ़ा था। ये मेरे लिए बन जाएगा क्या, क्रेडिटर। क्या बन जाएगा मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे किसके, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, दूध वाला क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब जरा सुनना,
मैंने आपको बताया कि जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के लिए बिजनेस के हिसाब से की जाती है। तो अब बिजनेस के हिसाब से सुनना, इस बिजनेस के ऊपर बेसिकली अब दो कर्जे हो गए। इस बिजनेस के ऊपर बेसिकली अब दो कर्जे हो गए हैं। अब वो दो कर्जे क्या क्या? सबसे पहला कर्जा जो है इस बिजनेसमैन का, मतलब भाई ये बताओ, ये कैपिटल जो इसके अंदर थी, इस बिजनेस में लगाई गई थी, क्या ये इस बिजनेस खुद की थी? नहीं भाई, इसने किससे ली थी? बिजनेसमैन से इस कैपिटल को लिया था। बिजनेस ने बिजनेसमैन से इस कैपिटल को लिया था, तो ये खुद की तो नहीं थी, तो इसके लिए ये क्या हो गया? कर्जा हो गया। तो कैपिटल इस बिजनेस के लिए क्या है? ये इसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। उसी तरीके से जो दूध वाला है, जो कि अपना क्रेडिटर बन गया है, तो इसको भाई फ्यूचर में चल के पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आज हम इससे उधारी में दूध ले रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए ये दूध वाला क्या बन गया? क्रेडिटर। और ये भी क्या है? क्रेडिटर्स भी कौन होते हैं? लाइबिलिटी। मतलब उधारी अगर की है तो पैसा चुकाना पड़े। तो मतलब इस बिजनेस के ऊपर अभी दो कर्जे हो गए। दो कर्जे कौन से? एक कैपिटल का और दूसरा का एक का दूध वाले का, जो कि हमारा कौन है? क्रेडिटर। तो भाई इसलिए होप आपको इसलिए आपको पता है ना कि भाई हमारी जो बैलेंस शीट हम 11th क्लास में बनाते थे, तो 11th क्लास में जो हम बैलेंस शीट बनाते थे, उस बैलेंस शीट में कैपिटल को हम कहाँ लिखते थे? लाइबिलिटी साइड में लिखते थे। कैपिटल को कहाँ लिखते थे? इसलिए भाई एज ड्यू टू दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। समझ आ रहा है? तो भाई क्या बताया आपको, जो बिजनेस है, जो स्वीट की शॉप है, उसके ऊपर दो कर्जे हो गए। एक कैपिटल का कर्जा और दूसरा भाई एक डेयरी वाले का कर्जा, जिसे हम बोलते हैं क्या? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। अब सुनना, द बेसिक डिफरेंसेस, ये जो हमारी कैपिटल है बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है ये भी लाइबिलिटी, बट डिफरेंस इज दैट जो कैपिटल है ये घर की बात हो गई, मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की बात। तो जो कैपिटल होती है बेसिकली, कैपिटल जो होती है, इट इज बेसिकली द इंटरनल लाइबिलिटी। इट इज बेसिकली द इंटरनल लाइबिलिटी। और ये डेयरी वाला तो बाहर का बंदा है भाई, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की तो बात नहीं है। तो जो क्रेडिटर है डेयरी वाला, ये अपना क्या कहलाएगा? ये अपना कहलाएगा भाई क्या? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये क्या कहलाएगा अपने लिए? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी मतलब इनसाइड, जो बिजनेस के अंदरूनी लाइबिलिटी, मतलब जो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच की बात है, उसे हम बोलते हैं क्या? इंटरनल लाइबिलिटी। और वो पैसा जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना होता है, जैसे इस डेयरी वाले को पे करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ में आया भाई? तो सुनना, जो बैलेंस शीट में, ये क्लियर है? तो सुनना भाई, जो बैलेंस शीट में हमने जो दो टर्म देखे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो भाई ये जो वर्ड था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो बेसिकली इसका मतलब अब समझिएगा, ये जो इक्विटी है इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल लाइबिलिटी, इक्विटी रिप्रेजेंट्स इंटरनल लाइबिलिटी, and the word liabilities represent external liability, and the word liability represents external liability. तो बेसिकली इक्विटी है क्या भाई? इक्विटी इट इज कैपिटल. व्हाट इट इज? इट इज कैपिटल. मतलब हियर इट इज, वी कैन कॉल इट एज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. देखो, इक्विटी रिप्रेजेंट करता है इंटरनल लाइबिलिटी को, जो कि कैपिटल है, और लाइबिलिटीज वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी. तो होप भाई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. कोई दिक्कत भाई इसमें? तो भाई अब आगे अपन बढ़ेंगे, लेकिन अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी भाई अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे. थैंक यू.